छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज 18 जुलाई से हो चुका है। पहले दिन की कार्यवाही दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर दी गई, लेकिन दूसरे दिन यानी बुधवार की कार्यवाही अनुमान के मुताबिक ही रही। जैसा कि अनुमान था, सदन के अंदर हंगामा भी वैसा ही दिखाई दिया। जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा बरपाया, वो देखने लायक था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदन के बाहर बारिश हो रही थी तो सदन के अंदर विपक्ष बरसता हुआ दिखाई दे रहा था। सदन के अंदर प्रदेश के अनेकों मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर माहौल बनाया। आलम ये था कि प्रश्नकाल में ही विपक्ष ने वॉकआउट तक कर दिया। कि सरकार ने 2 आंकड़े प्रस्तुत किए हैं प्राइवेट संस्था के, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वो सरकार स्वीकार कर चुकी। उसके बाद भी विधानसभा में उसको प्रस्तुत करना, ये सदन की अवमानना है। मैं तो अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारी आंकड़े हैं आज की तारीख में, उसमें 18 लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकार को 18 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। जितने लोगों को वो दे रही है किस्त किस्त में, वो बेरोजगारों का अपमान कर रही है और ये सरकार अपने घोषणा पत्रों से पीछे हट रही। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई और मेरे क्षेत्र में हुई। सरकार ने अपने उत्तर में ये बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहरीली शराब पीने से कोई मौत नहीं हुई, कि जांजगीर चांपा क्षेत्र के नवागढ़ ब्लॉक के रोगदा गांव में शासन का कोई अधिकृत दुकान नहीं है शराब का। गांव वाले लगातार मांग करते रहे, आवेदन देते रहे कि इस दुकान में अवैध शराब बिकता है, इसको बंद कराया जाए, कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ। कि जहां 3 लोगों की मौत हुई, शासन का कोई व्यक्ति नहीं गया संवेदना व्यक्त करने। कल जो विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हुआ, किसी भी सरकार के लिए अत्यंत ही शर्मनाक है कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा, और इसके लिए दोषी कौन है? छत्तीसगढ़ मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा था, तो दूसरी तरफ सरकार की अपनी तैयारी थी। प्रश्नकाल में हंगामे के बाद शून्यकाल में भी विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। शून्यकाल के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुपूरक बजट पटल पर रखा। अनुपूरक बजट के पहले भी विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विपक्ष की आपत्ति थी कि उन्हें बजट की प्रति नहीं मिली है। विपक्ष का कहना था कि बजट को पढ़ने का समय दिया जाए। काफी नोकझोंक के बाद आसंदी ने विपक्ष को बजट पढ़ने के लिए करीब 10 मिनट का समय दिया। तब तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित रही। कार्यवाही शुरू होने के बाद बजट पर बहस शुरू हुई। विपक्ष के आधे सदस्यों ने बजट पर अपनी असहमति दर्ज कराई, तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी सहमति दर्ज कराते हुए अनुपूरक बजट को ऐतिहासिक बताया। सत्ता पक्ष की संख्या बल के आधार पर और ध्वनि मत से 6,317 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास हो गया। बेरोजगार कौन है इसका पंजीयन नहीं होता। सरकारी नौकरी किसको चाहिए उनका पंजीयन होता है। बेरोजगारी एक अलग चीज हो गई और रोजगार कार्यालय में नाम पंजीयन कराना एक अलग चीज हो गई। उसको आप अगर कहेंगे कि इतने लोग बेरोजगार हैं लेकिन सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। जो 18 लाख या 16 लाख के आंकड़े आ रहे हैं, इतने लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। घुमा फिरा के दूसरे तरीके से कि भाई सरकार को कटघरे में खड़ा करना, आप कह रहे हो कि हमने रोजगार दिया। बेरोजगारी का पंजीयन नहीं होता है, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनका पंजीयन होता है। जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोग्राम है उसके लिए बजट में प्रावधान है। किसान जो जिनके पावर पंप कनेक्शन के लिए बहुत लंबित डिमांड थी, उसके लिए 300 करोड़ का बजट प्रावधान उसमें किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो आवासहीन व्यक्ति हैं, अभी हमने 1 अप्रैल से उसका सर्वे कराया था, उसके लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 2021 में उसके सर्वे नहीं कराया, जनगणना नहीं कराई थी, और उसके कारण से हम लोगों ने उसका सर्वे कराया और जो भी पात्र हितग्राही हैं उसके लिए इसमें बजट में शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवासहीन है उसके लिए आवास देने के बजट में प्रावधान किया गया है। और 10 लाख तक की उत्पादन राशि एवं 5 लाख तक के चिकित्सा व्यय
प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा मैंने विधानसभा में की है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा दिखा, लेकिन जिस तरीके से हंगामे के बीच 6,317 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास हुआ है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार ने इस अनुपूरक बजट के माध्यम से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब देखने लायक ये होगा कि मॉनसून सत्र से पास हुए अनुपूरक बजट का कितना असर आने वाले चुनाव में दिखता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हंगामा है क्यों बरपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद से लेकर के खत्म होने तक विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हंगामे के बीच ही सरकार ने अनुपूरक बजट पेश भी किया और पास भी करा लिया। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। मॉनसून सत्र में हंगामा क्या चुनाव से पहले की रिहर्सल है? क्या सदन में संख्या बल कम होने के बावजूद भाजपा के मुद्दे डाल पा रहे हैं असर? क्या सदन में उठाए मुद्दों का बीजेपी को चुनाव में मिलेगा फायदा? सत्ताधारी दल के सामने विपक्ष के मुद्दे क्या हो रहे हवा हवाई? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग सिंहदेव जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, मानसून सत्र में आज हमने देखा खूब हंगामा हुआ। अनुपूरक बजट ना सिर्फ सरकार ने पेश किया बल्कि उसे पास भी करा लिया, लेकिन जिस तरीके से ये जो हंगामा देखने को मिला है, क्या ये कहा जाए कि ये चुनाव से पहले की रिहर्सल है? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल दिव्यांशु जी, चुनाव के पहले रिहर्सल है और जैसा कि आप लोगों ने भी जो है बताया कि हंगामे के बीच में जो है विपक्ष ने यानी भाजपा ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। उसके पहले उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का जो है आवेदन दिया था, विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी घेरने का प्रयास किया और तमाम जो है मुद्दों को लेकर जो है भाजपा आक्रामक रही और घेरने का प्रयास करी। लेकिन दूसरी ओर ये देखा जाए दिलचस्प है कि जिस आक्रामकता के साथ विपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर उतनी ही जो है सफाई से कांग्रेस ने जो है विपक्ष को चित भी कर दिया। मतलब आज अनुपूरक बजट जो पेश हुआ है उसके बाद अभी जो है आम जन में या लोगों में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो परसेप्शन आ रहा है, जिस तरह से पिटारा सरकारी कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए खोला गया है, उसका जो है तहे दिल से आम आदमी जो है स्वागत कर रहा है। और देखिए अभी तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, किसानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, गृहिणियों को, तमाम जो समाज के वर्ग हैं उन वर्ग को खुश करने का प्रयास जो है सरकार ने किया ही था। इसमें एक सरकारी कर्मचारियों का वर्ग था और कुछ संविदा और अनियमित कर्मचारियों का वर्ग था जो पिछले कुछ दिनों से जो है असंतुष्ट था और एक तरह से कहा जाए कि जो है हड़ताल पर भी जो है सांकेतिक रूप से गया था और अभी फिर से हड़ताल करने की बात जो है सामने आ रही थी। अब जो है सरकार ने उसको भी साधने का पूरी तरह से प्रयास किया है। इसी महीने में सरकारी कर्मचारियों को पहले 5% DA का ऐलान किया गया था, अभी 4% और DA का ऐलान कर दिया गया, मतलब 9% DA दे दिया गया और केंद्र सरकार के बराबर अब जो है राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का DA हो गया 42%। दूसरी तरफ HRA की जो मांग एक लंबे समय से थी दिव्यांशु जी, जो है 7वें वेतनमान के अनुसार, अभी तक सरकारी कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के अनुसार जो है HRA मिल रहा था, गृह भाड़ा भत्ता मिल रहा था। अब उसको भी सरकार ने जो है 9% और 6% की दर से देने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये भी एक बड़ी लंबित मांग थी, वो भी पूरी हो गई। इसी तरह से संविदा कर्मियों के भी वेतन में 27% की बढ़ोतरी की गई है। पटवारियों को जो है विशेष गृह भाड़ा भत्ता देने की बात की गई है। पुलिस वर्ग को
जो है उनके जो है कुछ देने की बात की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्गों बिल्कुल को, सभी वर्गों को साधने की कोशिश जिनको सरकार ने की से है। अपेक्षाएं थी, जी साधने जी की जी कोशिश की गई है। जी। और मुझे लगता है कि इससे समाज का तमाम वर्ग जो है संतुष्ट दिखाई देता है। चलिए ठीक है, अनुराग जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अनुराग जी, आपने लखन जी की बात सुनी, हर तरह से सरकार की कोशिश है कि सभी वर्गों को संतुष्ट किया जाए, और आज 6,317 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट भी पास हो गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जी ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, इसके 5 वर्ष का कार्यकाल इतिश्री के तरफ है, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में सबसे कम समय का विधानसभा चलने का रिकॉर्ड इस सरकार ने बनाया है। यानी हमेशा से जनता के सवालों को दरकिनार करना और उससे बचने की चेष्टा करना। और मैं तो लखन जी की बातों से सहमत भी हूं कि विपक्ष जो है, वो विपक्ष कई बार सरकार को निरुत्तर कर चुका है विधानसभा के अंदर। पिछले बार भी जब प्रश्न खड़े किए विपक्ष ने, तो सरकार निरुत्तर थी, और आज भी परिस्थितियां वही हैं। आज भी परिस्थितियां हैं कि 5 साल के अंदर जो मुद्दे हैं जनता के, वो अनसुलझे हैं, अनुत्तरित हैं, और सरकार भी उसमें सही ढंग से उसका उत्तर सदन के अंदर नहीं दे रही है। कम से कम कार्यकाल रखकर इसको बचने की कोशिश कर रही है। मैं मानता हूं कि इस सरकार की फेल्योरिटी की सबसे बड़ी निशानी ये सबसे अल्प कार्यकाल का विधानसभा पूरे 5 वर्ष में रखना है, ये नंबर 1 है। दूसरा, सरकार के खिलाफ कितना जन आक्रोश है, कितना अधिक लोगों में गुस्सा है, इस बात का प्रकटीकरण उससे ही लगाया जा सकता है कि विधानसभा के पहले दिन छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एसटी एससी समाज के युवाओं ने नग्न होकर रायपुर में प्रदर्शन किया। इससे अधिक दुर्भाग्यजनक और कोई बात नहीं हो सकती। अभी जितने भी मुद्दे आ रहे हैं, बीरनपुर की घटना, इनके मुआवजे के लिए गए सरकार की तरफ से, उस परिवार ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया इनका, कि आप यदि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिहादियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपकी राशि हम नहीं लेंगे। गरीब परिवार बीरनपुर में, साहू समाज का। और कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 11 लाख रुपए उस परिवार को जाके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया। तो ये तो आईना है इनका। ये कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? 20 लाख लोग रजिस्टर्ड है, 20 लाख लोग दावेदार हैं, दे रहे हैं ये किसी को? तो ये इनका उत्तर अब छत्तीसगढ़ की जनता 2023 नवंबर में देगी। ठीक है। और इसका उत्तर सदन में नहीं मिलेगा। जी जी। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे अनुराग जी की बात पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड से छत्तीसगढ़ की जनता परिचित है। 15 साल लगातार वादा खिलाफी करने वाले, किसानों को बोनस के नाम पर ठगने वाले, युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने वाले, आज बीरनपुर की बात कर रहे हैं। बीरनपुर में एक हत्या हुई, उसके बाद ये भाजपा वहां पर जाके इनके उन्माद फैलाने से 2 और लोगों की हत्या हुई, और आज ये सांप्रदायिक एजेंडे पर आ गए अपने 11 लाख मुआवजे की बात करके। तो हत्या है, ये उन्माद भड़काने वालों को शर्म आनी चाहिए। और जिस प्रदर्शन की बात कर रहे हैं दिव्यांशु जी, लोकतंत्र में ऐसे अश्लीलता के लिए कोई स्थान नहीं है, न किसी को इजाजत है न अधिकार। सर्वथा निंदनीय है। दलगत राजनीति से उठकर ऐसे कृत्यों की निंदना भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा विहीन भाजपाई इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ और भाजपा शासित असम के खिलाफ 7 जनवरी 2019 को जंतर मंतर में ऐसे प्रदर्शन हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति नहीं की। अरे किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए थे? तमिलनाडु के किसान। अरे आप बता दीजिए किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए थे? अनुराग जी, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। नहीं, इनसे पूछ लीजिए दिव्यांशु जी, ये गलत बयान नहीं कर रहे। किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए थे ये तो पूछ लीजिए। ये प्रदर्शन किस मुद्दे पर? प्रदर्शन किस मुद्दे पे हुए थे बता दीजिए, कि बता दीजिए सुरेंद्र जी, बता दीजिए। पूछ रहे हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए? किसानों ने 3 कृषि काले कानून के खिलाफ बताएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं दिव्यांशु जी, नहीं बताएंगे। किया था तमिलनाडु के किसान 1 महीने से ये बताएंगे नहीं किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुए थे। एनआरसी के खिलाफ असम की जनता ने 7 जनवरी को
जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था। तो दिव्यांशु जी, ये इनका चरित्र है। ये ऐसे मामलों में अरे किस मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ था ये तो बता दीजिए। संवैधानिक है, कानूनन गलत है, उस पर ये समर्थन जताते हैं। ये भाजपाइयों के द्वारा प्रायोजित है। अरे किस मुद्दे पर जनजाति और एससी समाज ने प्रदर्शन किया था? अपने समय में बोलिएगा अनुराग जी। अरे आप बता तो दीजिए किस मुद्दे पर प्रदर्शन था? बजट आया है जिसका ये भाजपाई विरोध कर रहे हैं। ये इनके किसान विरोधी और कर्मचारी विरोधी चरित्र को प्रमाणित करता है। किसानों के सिंचाई पंपों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है। और जिस प्रकार से पटवारी हाल ही में आंदोलित थे, तो ये भाजपाई नौटंकी कर रहे थे समर्थन जताने का। उनको जो है 500 रुपए प्रतिमाह भत्ते की बात है। 5 लाख कर्मचारी हैं जिनका डीए सर्वाधिक देश में, इससे ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी अधिकतम जो है वो 42% डीए है। बेचारे की मांग परसों से लंबित थी, जिसको सरकार ने पूरा किया। और बजट में आपने देखा होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, रसोईया, सफाई कर्मी, कोटवार, पटेल, होमगार्ड सभी का बढ़ाया गया था। और जिस प्रधानमंत्री आवास के लिए भाजपाई छाती पीटते हैं, जो रमन राज के कुशासन में केवल 702 करोड़ रुपए जारी हुआ था राज्यांश, हमारी सरकार में पहले 2100 करोड़, इस बजट में 3240 करोड़, और उसके बाद अभी अनुपूरक में भी प्रावधान है। तो 5153 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। 13,04,000 प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार ने बनाए, और ये केवल 2,47,000 आवास बनाकर ये वही लूट। अरे 16 लाख ठीक है, आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूँ। कर गए जी अनुराग जी, कुछ कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? दिव्यांशु जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन किस मुद्दे पर किया? जनजाति समाज के युवाओं और एससी समाज के इनके निकम्मेपन पर प्रदर्शन किया। इन्होंने घोटालेबाजी की, ये घोटालेबाजी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्होंने जो नौकरियां दी हैं उसका आयोग घोषित किया गया है, लेकिन ये 2 साल से वो नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये पद रिक्त नहीं हो रहे हैं, ये वेटिंग में है ये लोग। और ये सरकार जो है वो कर्तव्य विमूढ़ बन के बैठी हुई है। इनके निकम्मेपन के खिलाफ प्रदर्शन था, इसलिए शर्म आनी चाहिए इनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात दिव्यांशु जी, दूसरी बात जी बोलिए। दूसरी बात देखिए, ये अभी बोल रहे थे कि इन्होंने आवास की बात कर रहे थे। 16 लाख मकान इन्होंने हजम कर लिया प्रधानमंत्री आवास। अब ये प्रावधान करने चले, तो अब 5 साल जब इन्होंने पूरा गरीबों को लूट लिया, 5 साल में मकान नहीं बनाया, अब चली चलाए के बेला में बजट में प्रावधान बनाए। कर्मचारियों को दिया नहीं 5 साल, अब चली चलाए के बेला में कर्मचारियों ठीक है अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है मैं तो पूछना चाहता हूं दिव्यांशु जी, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री जी जो है स्वास्थ्य मंत्री बताए, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो जून में आकार लेने वाली थी, 5 साल निकल गए। ठीक है चलिए, ठीक है, कहाँ है उसके लिए कोई प्रावधान? एक एक करके अपनी बात रखिए। चलिए मैं एक एक करके आपके पास वापस आऊंगा। निकम्मेपन की सरकार है ये, झूठ अनुराग जी, ठीक है सरकार है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक सवाल मैं लखन जी से कर लूं। जी सुरेंद्र जी, आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। लखन जी, बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि खूब हंगामे के बाद भी अनुपूरक बजट पास हो गया, तो क्या ये कहा जाए कि विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं सत्ता पक्ष के सामने? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और संख्या बल भी देखिए, नगण्य के रूप में एक तरह से कहा जाए कि मात्र 13 विधायक जो है विपक्ष के बचे हैं, तो विपक्ष का तो कुछ चलना है नहीं। और ये तो अनुपूरक बजट तो पास होना ही था। देखिए, ये औपचारिकता मात्र थी कि अनुपूरक बजट को जो है आसंदी से पास किया जाए, और वो आज हो गया। और चूंकि ये इस सरकार का जो है कहा जाए कि आखिरी कार्यकाल है और इसके बाद जो है सीधा चुनाव में आना है, तो ये अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण भी था और मायने भी रखता था। जन सरोकार के बहुत सारे जो मुद्दे थे उनको भी सरकार ने इस अनुपूरक बजट के माध्यम से पूरा करने की पूरी कोशिश की है। जो हंगामा की बात हो रही है दिव्यांशु जी, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये आखिरी सत्र है और अब सीधा चुनाव में जाना है। तो इसलिए दोनों जो दल है, खास करके विपक्ष जो है, अपनी पूरी ताकत लगाकर ये जनता के सामने ये दिखाने की भी कोशिश
करती दिखी और कर रही है कि देखिए कि आपके मुद्दों को हमने विधानसभा में रखने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि उसको रखने में कितने सफल हुए या उन पर कितनी चर्चा हुई और वो कितने सकारात्मक थे, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। लेकिन भाजपा ने जो है ये कोशिश पूरी तरह से की है कि हम जो है जिन मुद्दों को लेकर जो है आपके सामने जाएंगे उन मुद्दों को विधानसभा में भी रखने का प्रयास किया और सरकार ने नहीं माना। ये अलग बात है कि जो है उन मुद्दों पर कितनी गंभीरता थी और भाजपा वाकई में कितनी सक्रिय है, ये अलग एक मामला होता है। जी जी जी, चलिए ठीक है। अनुराग जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। जो बात आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जो प्रदर्शन देखने को मिला वो वाकई में शर्मनाक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे ये बी टीम है, आप ही की बी टीम बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, ये जब भी इनके ठीकरे में इनके सिर पे कोई विषय आता है तो ये हमेशा बी टीम ही बताते हैं भाजपा की। अब प्रश्न ये है कि जिस मुद्दे पर ये प्रदर्शन हो रहा था कितना गंभीर था, आप सोचिए। बिल्कुल, आयोग घोषित किया गया गलत नौकरी के लिए और 2 वर्ष हो गए आयोग घोषित किया, लेकिन आज तक वो सारे लोग नौकरी पर बने हुए। उनका कहना था कि इनको नौकरी से जब आपने आयोग घोषित कर दिया हटाइए, वेरिफिकेशन करिए। ये सरकार 5 साल निकाल दी, अब अंतिम सत्र था, अंतिम समय चल रहा है, वो मजबूर हो गए अभ्यर्थी, एसटी एससी के समाज के युवा मजबूर हो गए नग्न प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सारे प्रयास उन्होंने कर लिए इस 3 साल के अंदर, सारे प्रयास कर लिए, तथ्यों के बाद भी ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। ये इस सरकार का असली चरित्र है। और सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुरेंद्र जी का कहना है कि अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी लोकतंत्र में। नहीं, लेकिन आप उनकी मजबूरी देखिए, अश्लीलता तो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी, मैं तो सरकार को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं इसके लिए। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? सरकार ने उनको मजबूर कर दिया। ठीक है, ठीक है। ये बीच में इन्हीं परिस्थितियों में लोग आत्महत्या करते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। ये जो नियुक्तियां हैं 2006, 2008, 2013 और 2016 की है, इसमें से कई लोग रिटायर हो चुके हैं, कई लोगों को इन्होंने प्रमोशन दिया और जो न्यायालय में लंबित मामले हैं इनके समय में उनको स्थगन मिला। और इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए। ये कह रहे हैं 2 साल से, ये 2 साल का मामला नहीं है, एक भी प्रकरण यूपी सरकार का नहीं है। अरे 5 साल से आप क्या कर रहे थे? 5 साल से क्या कर रहे थे? शर्म आनी चाहिए। 5 वर्ष हो गए आपके सरकार को, 2006 की बात। अनुराग जी उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा जी। लेकिन ये 5 साल से क्या कर रहे थे? देखिए इस प्रकार की बातें जो है वो बार बार एक ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आप 5 साल से क्या कर रहे थे, ये बता दीजिए सुरेंद्र जी। हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर करके जेल दाखिल किए, उनको नौकरी से हटाया। जो 16 लोग हैं उनकी मौतें हो गई है, 90 लोग जो है इनके समय से स्टे लेके बैठे हैं। उसके लिए न्यायालय में महाधिवक्ता के माध्यम से ये निवेदन किया गया है कि शीघ्र निराकरण किया जाए ताकि उन पर भी कार्रवाई हो पाए। तो ये भ्रष्टाचार को, फर्जीवाड़े को संरक्षण देने वाले भाजपाई आज ये मगरमच्छ की भांति आंसू बहा रहे हैं। चलिए ठीक है। 2011 में जोगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, फिर दिसंबर 2018 तक सरकार रही। ये अंतर बढ़कर षड्यंत्र। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लूं आपकी बात पर। जी 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 ठीक है जी। अनुराग जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी देखिए, शराब घोटाले की का जवाब देना पड़ेगा इनको, विधानसभा में नहीं दिए, इनको जवाब देना पड़ेगा कोयला घोटाले का, आप उनकी बात इनको जवाब देना पड़ेगा चावल घोटाले का, नहीं दिए। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। अरे सुरेंद्र जी गोबर घोटाले का चार्ज देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईडी को आईना दिखाया। ये सरकार इसीलिए बचती है। चलिए ठीक है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह में। एक अंतिम प्रश्न कर लूं लखन जी से, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। लखन जी, जो बात इस चर्चा के बीच से निकली है, जो प्रदर्शन हमने कल देखा, वो वाकई में शर्मनाक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अश्लीलता या मजबूरी, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदर्शन जो हुआ है निश्चित रूप से वो निंदनीय है और इस तरह के प्रदर्शन लोकतंत्र में जो है बहुत ही गंभीर मसलों की ओर भी इंगित करते हैं। दिव्यांशु जी देखिए, हमारे समाज का एक आईना भी है कि आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी रही है या व्यवस्था रही है जिसकी वजह से युवाओं को इस तरह के प्रदर्शन के लिए उतार जी जी पक्ष हो। निश्चित रूप से ये
जो है बेचनी है, लेकिन इनका तरीका गलत था। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो मांगे हैं दिव्यांशु जी, उसका समर्थन लोग रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस कार्यकाल के नहीं है, ये भाजपा के कार्यकाल के हैं, ये सारे मुद्दे जो एसटी जो समुदाय के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो नौकरी कर रहे हैं हजारों की तादाद में, ये भाजपा के कार्यकाल के हैं। और ये क्या होता है कि जब इन पर कोई कार्यवाही की बात आती है तो ये हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं, जिसमें दर्जनों लोगों को हम लोग भी जान रहे हैं। और इस तरह से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ये नौकरी कर रहे हैं। तो केवल इस सरकार को दोषी देना जो है, मुझे लगता है एक पक्षीय होगा। इसके लिए बिल्कुल इसकी जिम्मेदार यदि कांग्रेस है, उससे अधिक जिम्मेदार भाजपा है। बिल्कुल गंभीरता से जांच होनी चाहिए। किया इस पर कार्रवाई। बिल्कुल सही कहा आपने। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। तो सत्र जो आज देखने को मिला है, विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा, लेकिन उसके बावजूद भी अनुपूरक बजट को ना सिर्फ सरकार ने पेश किया बल्कि उसे पास भी करा लिया। पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान 6,317 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास हो गया। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस अनुपूरक बजट के पास होने के बाद इसका कितना फायदा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।